Okay, so let us start, student. I think yesterday my lecture was almost disturbed. No network here. Network issue. Server was down, I think. Anyway, if you remember my last lecture, where I started with the Sale of Goods Act 1930. Okay, all the introduction has been given regarding this act, when it came into force, and so on. Applicable to whole of India, now including Jammu and Kashmir. 1 जुलाई 1930 को स्टार्ट हुआ. स्पेसिफिक एक्ट है, स्पेसिफिक लॉ है, which deals with agreement related to buyer and seller. Basically contract of sale के ऊपर है. And as you know, contract of sale is always between seller and buyer. It is one type of bargain between buyer, seller and buyer. तो उससे रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम इस लॉ में पढ़ेंगे. बच्चों, जब when I started with some important definitions. As you remember, the first definition which we discussed was, yes, anyone? पहला डिस्कशन कौन सा था अपना? डेफिनेशन कौन सा डिस्कस किया हमने? वी स्टार्टेड विद बायर एंड सेलर. एम आई राइट? बायर एंड सेलर. Buyer is the person who buys and agrees to buy goods. And in other words, buyer is the person who not only buys goods but also agree to buy goods. Same way seller का भी वही definition है बच्चों, very easy. Seller means the person who sells goods or agree to sell goods. तो बायर एंड सेलर का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम लगता है बच्चों. सिंपल सा लॉजिक है. अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करता हूं, या लेट अस डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए कि नहीं? मिनिमम टू पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को पूरा करने के लिए. एंड वो है एक बायर एंड दूसरा है एक सेलर. ऐसा भी हो सकता है कि वन सेलर मेनी बायर्स. इज इट पॉसिबल? एग्रीमेंट एक सेलर एंड मेनी बायर्स के बीच में भी हो सकता है. डू यू एग्री विद दिस लाइन? एंड बच्चों, ये भी पॉसिबल है कि देर आर मेनी सेलर्स एंड वन बायर. इज दिस ऑल्सो पॉसिबल? ओनली सिंगल बायर एंड मेनी सेलर्स, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है. तो बच्चों, बोलने का मतलब क्या है? मिनिमम टू, वन बायर एंड वन सेलर इज द रिक्वायरमेंट to complete contract of sale as per Sale of Goods Act 1930. So I hope I have completed the definition buyer and seller. फिर मैंने आपसे पूछा भी था कि buyer and seller के बीच में कॉमन क्या है? What was the common word? दोनों डील किस में करते हैं? तो बच्चा, आपकी तरफ से आंसर आया था गुड्स में डील करते हैं सर, गुड्स. बराबर है. एंड व्हेन आई सेड व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, तो गुड्स का मतलब ये था सिंपल लैंग्वेज में, एनी मटेरियल, एनी आर्टिकल, एनी कमोडिटी. अपनी कॉमन भाषा में हम उसको गुड्स कहते हैं. बिजनेस में जो डील करते हैं ना हम लोग, एनी मटेरियल, एनी कमोडिटी, एनी आर्टिकल, जो बिजनेस में डीलिंग होता है ना, उसको हम गुड्स कहते हैं. बच्चों, आपको याद है गुड्स का एक और फेमस नाम है अकाउंट्स में? डू यू नो व्हाट इज दैट? गुड्स का और एक फेमस नाम है अकाउंट्स में. आई थिंक आपके लेवल पे वो आपको पता नहीं है कि नहीं, मालूम है कि नहीं मालूम नहीं. I have not discussed that last lecture. Huh? Do you know what is the another name for goods? Very famous name. आप आगे की पढ़ाई में करोगे ना, सीए में जब जाओगे, तो आपको लॉ एंड टैक्सेशन वगैरह पढ़ना पड़ेगा. उस वक्त गुड्स को बच्चों गुड्स नहीं बोलने का. डू यू नो व्हाट इज दैट न्यू वर्ड? एनीवन? आवाज आ रही बच्चों? अच्छा, तो बच्चों उसका नाम है, मैं लिख रहा हूँ, देखो स्क्रीन पे देखो क्या लिखा, जरा आप लोग टाइप करो. स्टॉक इन ट्रेड. जरा बोलो क्या? स्टॉक इन ट्रेड. यस, इट इज स्टॉक इन ट्रेड. ओके. हाँ, वेरी गुड. तो बच्चों, एनीवे दिस वाज अ कॉमन मैन्स लैंग्वेज कि गुड्स का मतलब क्या.
बच्चों, we discussed definition also. We started with the definition last lecture. We completed also definition of goods. If you remember, section 27 में हमने गुड्स को डिफाइन किया था, याद है बच्चों? क्या इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है? एज पर डेफिनेशन, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. रिकॉल करो, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी. बच्चों, यहाँ जो मैंने डेफिनेशन पढ़ा वो क्या कहता है कि गुड्स के डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं है, गुड्स का डेफिनेशन किसे एक्सक्लूड करता है. मनी तक जो मैंने पढ़ा तो बच्चों वो आपको तीन चीजें बता रहा है. चलो बताओ कौन सी तीन चीजें जो गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है. वन इज इमूवेबल गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड बिल्डिंग. सेकंड, एक्शनेबल क्लेम, जिसका एग्जांपल मैंने डेप्ट दिया था, कर्ज. आई हैव राइट टू क्लेम मनी फ्रॉम यू, दैट्स माय राइट, दैट्स माय एक्शनेबल क्लेम. And third is the money which is right now in circulation. I hope you remember बच्चों, last lecture was disturbed lecture. मेरी आवाज जा नहीं रही थी, यहाँ सोच समझ में नहीं आ रहा था कैसे पढ़ाए हम लोग, नेटवर्क इश्यू था कल के लेक्चर में. बट उसके पहले जो लेक्चर हुआ था बच्चों, रिकॉल करो जरा. तो बच्चों, लैंड बिल्डिंग, एक्शनेबल क्लेम जिसको हम डेप्ट कहते हैं, या मनी, बच्चों दे आर नॉट ट्रीटेड एज गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1931 1930, सॉरी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. बच्चों, व्हाट अबाउट रेयर कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स, हिस्टोरिकल कॉइन्स जो हम जमा करते हैं एंटीक के तौर पर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऑफ कोर्स दे आर गुड्स, वेरी गुड. ऑफ कोर्स दे आर गुड्स बिकॉज दे आर नॉट इन सर्कुलेशन ना, बरोबर है. उसे हम न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए हेल्ड करते हैं. द मनी विच इज हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू. इज दैट ओके? ओके बच्चों, इसके बाद हम गुड्स का डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है. एन इंक्लूड्स, बच्चों गुड्स की डेफिनेशन में सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज तो आएंगी. मूवेबल समझते हो ना, मूवेबल, कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो तो है ही गुड्स. लेकिन लॉ ये भी कहता है एन इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स. याद आया बच्चों, स्टॉक एंड शेयर्स मैंने डिटेल में पढ़ाया. स्टॉक एंड शेयर्स, स्टॉक वर्ड हम क्यों यूज करते हैं वो भी बताया था कि नहीं, रीजन. ये स्टॉक अपना ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स नहीं बोलने का. ये शेयर ब्रोकर जब यूज करता है ना, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स, बॉन्ड्स, ऑल आर स्टॉक एंड शेयर्स. इनको ग्रुप को नाम है स्टॉक. स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट सुना ही होगा. ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इसे हम कहते हैं, ये सब आपको स्टॉक मार्केट के जरिए खरीदी बेची जा सकती है. हमारा इंडियन डेफिनेशन जो है ना गुड्स का बच्चों, वो स्टॉक एंड शेयर्स को भी गुड्स मानता है. स्टॉक को कौन गुड्स नहीं मानता है? पढ़ाया था मैंने वो भी. स्टॉक को कौन गुड्स नहीं मानता है? स्टॉक इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन. कहां पर? इंग्लिश लॉ में. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड फॉर योर रिस्पॉन्स, वेरी गुड. English law doesn't recognize stock as goods, whereas I said that Indian definition goods का जो है वो हर मूवेबल प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर्स को गुड्स मानता है. सिर्फ स्टॉक शेयर्स को ही नहीं, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स विच आर अटैच्ड टू लैंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, इसे भी वो गुड्स मानता है. इफ दे आर सीवियर्ड बिफोर, अगर इसका हम एग्रीमेंट करें टू कट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो पूरा डेफिनेशन हमने कैसे पढ़ा था? तो बच्चों, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स एंड अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल.
फिर मैं बच्चों मैंने पेड़ पौधों की भी बात की थी, पेड़ पौधे, फ्रूट्स, गिरे हुए पेड़, मरे हुए पेड़, टूटे हुए पेड़, लहराते हुए पेड़, इनको बच्चों हम कट करके बेचने का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये स्टैंडिंग ट्री भी गुड्स हो जाएगा। आई होप यू रिमेम्बर माई लास्ट लेक्चर। I discussed the definition of goods in detail. After that, student, if you remember, we were actually supposed to discuss now types of goods. डायग्राम दिख रहा है अभी आपको टाइप्स ऑफ गुड्स का, लास्ट लेक्चर जो हमने ड्रॉ किया था? कैन यू सी ऑन द स्क्रीन टाइप्स ऑफ गुड्स? यस। तो बच्चों ये हम एक एक अभी धीरे धीरे समझते हैं, एंड इसके जस्ट पढ़ने के बाद, डिस्कस करने के बाद हम क्या करेंगे, आपका थोड़ा प्रिंटेड नोट्स भी रीड करेंगे। क्या आप पढ़ लेंगे घर पे? जैसा बोलो, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं तो आप रीड कर लेंगे घर पे, कि रीड करूं थोड़ा? जैसा बोलो, बोथ द वेज आई एम कंफर्टेबल। ओके, घर पे कर लेंगे, ठीक है, नो इशू बच्चों। यही एक मेथड भी अभी होना चाहिए, आपको अभी आदत पड़ जानी चाहिए लॉग लैंग्वेज की। एक टॉपिक देखो ना, जो आधा आपका सीए इंस्टीट्यूट का बुक है, मैंने एक एक वर्ड पढ़ा है उसका रीड करके पर्पसफुली, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। बराबर। आप छोटे छोटे जो लॉ हैं बच्चों, मैं 100 क्या 200% लॉ क्लियर कर दूंगा आपको, एंड आप बच्चों घर पे उसको अच्छे से पढ़ना। चलो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ और डेफिनेशन ऑफ गुड्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनता है ना बायर एंड सेलर के बीच में, गुड्स को लेकर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ना बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस टाइप ऑफ गुड्स का है बच्चों, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कि बायर एंड सेलर के बीच में क्या एग्जिस्टिंग गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्यूचर गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कि कंटिंजेंट गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? बच्चों ये भी कंफर्म करना इज मस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टिंग गुड्स? नाम से ही पता चल रहा है, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टिंग गुड्स? द गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पहले ये बताओ बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसके बीच में होगा? हेलो हेलो हेलो, बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसके बीच में होगा? बायर एंड सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, सही है ना? तो बच्चों, जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बायर एंड सेलर जिस गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो गुड्स अगर फिजिकली प्रेजेंट है, अस्तित्व में है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे गुड्स को हम एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे। अभी समझा मीनिंग सबको? द गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब बायर सेलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बच्चों वो गुड्स फिजिकली प्रेजेंट होना, वो अस्तित्व में होना, गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। बच्चों मान लो, बच्चों मान लो कि मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं हॉर्स को गुड्स बोल सकता हूँ? एनिमल है ना, हॉर्स, हॉर्स, इज इट गुड्स? आप तक के लेक्चर को सुनकर बताओ, इज इट गुड्स? इज इट गुड्स? ये एग्जाम्पल पूछना चाहिए था मुझे आपसे। व्हाट डू यू थिंक? गुड्स का डेफिनेशन पढ़ा ना आपने? यस, इट इज डेफिनेटली गुड्स। क्या बच्चों, मोटर व्हीकल, कार, इज इट गुड्स? मोटर कार, इज इट गुड्स? फर्नीचर, इज इट गुड्स? फर्नीचर, इज इट गुड्स? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, नो। चलो अभी और कुछ पूछता हूँ। गुडविल, ओहो, कंफ्यूज, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क,
सुना है कि नहीं ये सब? सुना है कि नहीं? ऐसे सब सुना है आपने कभी? गुडविल, पेटेंट्स। आप इसको अकाउंट्स में कौन से साइड लिखते हो? एसेट साइड। एसेट दो प्रकार के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। सुना है कभी? टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो बच्चों, मोटर, कार, फर्नीचर, ये अगर टेंजिबल है, हम इन्हें छू सकते हैं, तो गुडविल एंड पेटेंट्स इंटेंजिबल है। मानते हैं बात को? नया कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, सब जाना पहचाना नॉलेज है, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों अभी से सुन लो, अभी से सुन लो। द गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस, मैं आपको बता दूं, गुडविल एंड पेटेंट्स, इवन दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज गुड्स। आपके मोबाइल का सिम कार्ड, वो भी गुड्स है। कुछ समझा मैंने क्या? गुडविल वो भी गुड्स है, पेटेंट वो भी गुड्स है। यानी बच्चों, क्या लाइन ऐड करते हो अभी आप अपने नॉलेज में? द गुड्स डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड्स, चलो कंप्लीट करो। द डेफिनेशन ऑफ गुड्स ऑल्सो इंक्लूड्स, कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। Intangible assets. Yeah, you can use the word intangible goods. Okay. Anyway, leave it. Now बच्चों, मैं अचानक ये क्यों पूछने लगा, अब जरा ध्यान देना एग्जाम्पल पे। मुझे ये बताओ, टाइप्स ऑफ गुड्स में सबसे पहले हमने पढ़ने को चालू किया एग्जिस्टिंग गुड्स। मीनिंग भी बता दिया कि नहीं मैंने? एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बच्चों अभी इधर एग्जाम्पल देखो जरा स्क्रीन पर। बच्चों मान लो कि ये मैं हूँ, गिरीश हूँ, बरोबर है। एंड मैं, आप मान लो ना, हॉर्स का स्टेबल चलाता हूँ। तबेला समझते हो? स्टेबल, स्टेबल ही बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? हॉर्स स्टेबल बोलते हैं। ठीक है चलो। बच्चों तबेला बोलते हैं ना हम लोग, घोड़ों का तबेला। तो बच्चों मैं गिरीश बिजनेस करता हूँ घोड़े को मेंटेन करने का एंड बेचने का। बच्चों मेरे पास तरह तरह के अलग अलग कलर के घोड़े हैं, बराबर है। आप बोलेंगे अरे रेड कलर का कहाँ से लाया सर? एग्जाम्पल है बच्चों, येलो कलर भी है देखो। मान लो बच्चे ये सब मतलब मेरे प्रकार मेरे पास हॉर्सेस हैं। ये सारे हॉर्सेस मैंने रखे हैं, मेरे अस्तबल में ये घोड़े हैं जिनको मैं बेचने का काम करता हूँ। समझ गए मेरा बिजनेस क्या है बच्चों? घोड़े बेचने का है। ठीक है। तो बच्चों मान लो ये सभी 6 घोड़े आपके सामने दिख रहे हैं। अब कोई खरीदने वाला आता है, आप में से कोई खरीदने आ गया, चलो मान लो, बरोबर है। आप में से कोई खरीदने आ गया। चलो मान लो कि मानव आया मेरे पास। मानव जैन, आई होप यू डोंट माइंड आई एम टेकिंग योर नेम, मानव। तो मान लो बच्चों, मानव मेरे पास आया एंड मानव ने इन सभी हॉर्सेस को देखा, 6 हॉर्सेस को देखा। अब मानव को इसमें से बच्चों ये हॉर्स परचेस करना है, एक परचेस करना है गिरीश के पास से। मान लो ये जो रेड कलर का है ना बच्चों, ये देखो, ये वाला हॉर्स मानव ने पसंद किया कि ये मैं परचेस करूंगा। एंड मानव ये हॉर्स परचेस करने के लिए गिरीश के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। अब बताओ बच्चों, बार्गेनिंग फाइनल हो गई। मैं ये हॉर्स मानव को 2 लाख रुपए में बेचने वाला हूँ, डन हो गया। ओके। नाउ यू टेल मी, जब मानव एंड गिरीश कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या था? बच्चों मेरे लैंग्वेज को समझने की ट्राई करो। कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या था बच्चों? हॉर्स था कि नहीं? क्या वो हॉर्स वहां था, इन एग्जिस्टेंस में था जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे? जब हम दो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो क्या वो हॉर्स इन एग्जिस्टेंस में था कि नहीं? तो इसका मतलब बच्चों, ये जितने भी हॉर्स हो गए यहाँ, ये जितने भी हॉर्स हैं, ये सब प्रेजेंट थे कि नहीं एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट? तो इन्हें मैं क्या बोलूंगा? गिरीश के पास एग्जिस्टिंग गुड्स है कि नहीं? द गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
Now you understood the meaning of existence? Yes, everyone understood? Yes. तो बच्चों, the goods which are in existence at the time of making contract. फिर बच्चों हम क्या कर रहे हैं जरा देखो ना. एग्जिस्टिंग गुड्स को मैं फर्दर डिवाइड करता हूं. इट इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. विच आर दोज? लिखा था डायग्राम में अपने. एग्जिस्टिंग गुड्स को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं बच्चों. स्पेसिफिक गुड्स. स्पेसिफिक गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स को अब हम 3 पार्ट में और डिवाइड कर रहे हैं. स्पेसिफिक गुड्स, पढ़ाई असर्टन के लिए गुड्स. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ. असर्टन गुड्स याद आया बच्चों वर्ड? ऊपर के डायग्राम में भी था असर्टन. असर्टन गुड्स एंड वन इज अनअसर्टन गुड्स. अनअसर्टन गुड्स. ओके. अब बच्चों, तीनों की स्पेशलिटी क्या है? तीनों प्रकार के गुड्स की स्पेशलिटी क्या है? तीनों गुड्स एग्जिस्टेंस गुड्स है, एग्जिस्टेंस में है. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक गुड्स? बच्चों, स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या? तो मैं यहाँ थोड़ा लिखता हूं. द गुड्स. बच्चों, स्पेसिफिक गुड्स मतलब द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड, which are identified and agreed, which are identified and agreed upon at the time of making contract. कॉन्ट्रैक्ट करते समय जिस गुड्स को आइडेंटिफाई करके उसे खरीदने बेचने का एग्रीमेंट हो गया, जिस गुड्स को आइडेंटिफाई करके उसको खरीदने बेचने का एग्रीमेंट हो गया, उस गुड्स को हम किस नाम से बुलाएंगे बच्चों? स्पेसिफिक गुड्स. मुझे ये बताओ, मानव ने 6 हॉर्स में से किस हॉर्स को चुना? किस कलर के हॉर्स को चुना? 6 हॉर्स में से किस हॉर्स के ऊपर उन्होंने हाथ रखा कि ये मुझे चाहिए? रेड कलर वाले पर हाथ रखा कि नहीं? एंड उसी को लेकर बच्चों आगे बार्गेनिंग शुरू हो गई, एग्रीमेंट हुआ कि नहीं? तो मुझे ये बताओ, ये रेड कलर का हॉर्स को आप किस नाम से बुलाएंगे? कौन सा गुड्स है ये एग्जिस्टिंग गुड्स है, लेकिन एग्जिस्टिंग गुड्स में ये कौन सा गुड्स हो गया? ये स्पेसिफिक गुड्स हो गया. अब समझा? अब समझा क्या? द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड and agreed upon at the time of making contract of sale. रेड कलर के हॉर्स को आप जो स्पेसिफिकली मानव ने चॉइस किया कि मुझे खरीदना है सर, आपको रेड बताइए, मैंने कहा 2 लाख, उन्होंने कहा डन. तो इस रेड कलर के हॉर्स को हम स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे. सुना? लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ, गिरीश जो घोड़ों का तबेला चला रहे हैं, उन्होंने मानव के सामने कितने गुड्स रखे थे, कितने हॉर्स रखे थे चॉइस करने के लिए? क्या आप इसमें से कोई भी चॉइस कर लो? कितने रखे थे? अलग अलग कलर के रखे थे ना बच्चों? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जिन घोड़ों को, जिन हॉर्स को बच्चों कस्टमर को दिखाने के लिए सामने रखा गया है,
ताकि कस्टमर उसमें से किसी एक का चॉइस करे। जितने गुड्स बच्चों ईयर मार्क्ड हुए हैं सेल करने के लिए, देखो मैं मेरी भाषा में पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, द गुड्स विच आर ईयर मार्क्ड फॉर सेल, विच आर ईयर मार्क्ड फॉर सेल, ईयर मार्क्ड फॉर सेल, जिन्हें सेल करने के लिए कस्टमर्स के सामने रखा गया है, ऐसे गुड्स को हम असर्टन्ड गुड्स बोलेंगे। बोलो क्या? असर्टन गुड्स बोलेंगे। जब मानव मेरे पास आया ये इंटेंशन से कि मुझे हॉर्स परचेस करना है, तो बच्चों गिरीश ने मानव के सामने पहले 6 हॉर्स रखे कि नहीं दिखाने के लिए, अलग अलग कलर के, कि मानव इसमें से कोई पसंद है तो आप एक चॉइस कर लो। तो बच्चों ये 6 जो गुड्स हैं ये असर्टन गुड्स हैं। जरा बोलो क्या? असर्टन गुड्स हैं। उसमें से एक हॉर्स की चॉइस कर ली कि नहीं मानव ने, तो मानव के लिए वो हॉर्स स्पेसिफिक गुड्स हो गया। एंड ये 6 गुड्स जो कस्टमर को मानव को दिखाने के लिए सामने रखे गए थे शोरूम में, वो असर्टन गुड्स हैं। अब बात को समझिएगा बच्चे, एक स्टेप और ऐसा एग्जाम्पल याद रखेंगे ना तो आप कभी भूलेंगे नहीं लाइफ में बच्चों। बच्चों मान लो कि मानव को जब मैंने 6 हॉर्स दिखाए, देखो ये देखो, हम वापस आते हैं, ये देखो घोड़े दिख रहे हैं बच्चों, 6 घोड़े दिख रहे हैं। ओके बच्चों, जब मानव आया हॉर्स परचेस करने के लिए, मैंने अलग अलग कलर के 6 घोड़े दिखा दिए कि मानव इसमें से जो चाहिए आप ले लो एक। मानव ने कहा मजा नहीं आया सर, थोड़ा और कलर का तड़कता भड़कता कलर चाहिए मुझे, कुछ और होगा तो दिखाओ ना, आपके पास क्या इतने ही हॉर्स हैं क्या? मैंने बोला नहीं, मेरे पास 25 और हैं, 25 हॉर्स मेरे पास और हैं, ये तो 6 मैंने बाहर निकाले हैं बेचने के लिए, 25 हॉर्स और हैं मेरे। तो मानव ने पूछा कहाँ रखे हैं सर? मैंने कहा कि 1 किलोमीटर दूर पर मेरा और एक बहुत बड़ा अस्तबल है, एक बहुत बड़ा अस्तबल है, वहां 25 घोड़े मैंने और रखे हैं। तो मानव ने कहा सर फिर उसमें से कुछ दिखाइए। तो बच्चों मैं मानव को 25 घोड़ों में से जो भी दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा, अलग बात है, लेकिन मुझे ये बताओ, ये जो 25 हॉर्स मैंने गोडाउन में रखे हैं, एक प्रकार का गोडाउन बोलूं चलेगा वर्ड गोडाउन, जिसे मैंने बाहर नहीं निकाला है बेचने के लिए शोरूम में, कुछ समझा बच्चों? जिसे मैंने शोरूम में बाहर नहीं निकाला है बेचने के लिए, गोडाउन में पड़े हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? ये घोड़े एग्जिस्टेंस में है इतने कि मैंने बेचने के लिए इन्हें ईयर मार्क नहीं किया है। सही है। अब बच्चों ये 25 घोड़े जिसे मैंने बेचने के लिए शोरूम में नहीं रखा है, गोडाउन में है, इन्हें आप क्या कहोगे? टाइप करो, इन 25 घोड़ों को आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? Uncertain goods which are not earmarked for sale, which are not earmarked for sale। अच्छा, आप भी शोरूम में कहीं जाते हो और कोई गुड्स आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बोलते हो ना दुकान वाले कुछ और दिखाइए भैया, और दिखाइए, तो बोलते हैं ना रुको मैं और कहीं से भी जाता है लेके आता है 5-10 मिनट में। कभी ध्यान दिया है इन बातों पर आपने? कहीं पर भी निकल जाएगा बाहर, कहीं से लेके आएगा, मतलब गोडाउन से लेके आया। चलो अब बचाओ, चलो फाइनल फाइनल कंक्लूजन। गिरीश जो बिजनेसमैन है, घोड़े बेचता है। बच्चों टोटल गिरीश के पास 31 हॉर्स थे, मान गए? 31 हॉर्सेस थे। हेलो? 25 गोडाउन में और 6 शोरूम में। हेलो? सही है। 31 हॉर्सेस थे, तो इन 31 हॉर्सेस को मैं क्या बोलूंगा बच्चों? ये 31 हॉर्सेस मैं बेचने के लिए लाया हूं, तो मैं इसको कॉमन नेम से क्या बुलाऊंगा? एग्जिस्टिंग गुड्स बुलाऊंगा कि नहीं बच्चों? दिस 31 हॉर्सेस आर एग्जिस्टिंग गुड्स। आई श्योर? अब बच्चों बाइफरकेशन देखो, अब बाइफरकेशन देखो,
इन 31 हॉर्स में से 6 हॉर्स मैंने शोरूम में लाया बेचने के लिए फॉर सेल, एंड रिमेनिंग 25 हॉर्सेस वो अभी भी गोडाउन में है। चलो आंसर दो। 6 हॉर्स को आप क्या कहेंगे? 6 हॉर्सेस को आप क्या कहेंगे जो आपने सेल करने के लिए शोरूम में लाया? विच आर ईयर मार्क फॉर सेल, बच्चों दीज आर असर्टन गुड्स। तो जो गोडाउन में पड़े हैं 25 घोड़े, उनका क्या? अनअसर्टन गुड्स। अनअसर्टन गुड्स। ओके स्टूडेंट, अनअसर्टन गुड्स। अब बताओ, इन 6 घोड़ों में से मानव ने एक रेड कलर का हॉर्स चॉइस कर लिया कि नहीं? 6 में से एक चॉइस कर लिया। तो बच्चों ये एक जो चॉइस कर लिया उसको हम क्या कहेंगे? आप बोलो। मैं सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा, हैव यू अंडरस्टूड द टाइप ऑफ existing goods? Yes, I want everyone should give response here. एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ समझ में आ रहा होगा बच्चों, इफ यू आर गेटिंग दैट एग्जाम्पल। कंफर्म ना? 100% क्लियर हो गया ना बच्चों? मैं तो कहता हूँ अभी पूछा तो कैन यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स विद गिविंग सम एग्जाम्पल्स? आप अपने खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो कि नहीं बच्चों? बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ये डेवलप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। हर चीज आप बाय हार्ट नहीं कर सकते, हर चीज बैठ के रट नहीं सकते। रटने वाले बच्चे बच्चों आगे उनको प्रॉब्लम होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। बट जो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एंड ओन वर्ड्स में लिखते हैं बच्चों, वो आंसर बहुत बढ़िया लिख सकते हैं। डोंट टेक टेंशन ऑफ ग्रामर, ओके? दैट विल इम्प्रूव इन द कोर्स ऑफ टाइम। प्रैक्टिस जब आप करोगे तो अपने आप सुधर जाता है वो। डोंट वरी अबाउट ग्रामर, ट्राई टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स वॉट एवर यू हैव अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट, सो आई थिंक जरा मैं ये डायग्राम पर आ रहा हूँ वापस बच्चों। नाउ यू टेल मी, क्या ये एरिया समझ में आया सबको? देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ। क्या ये एरिया समझ में आ गया सबको? इतना जो मैंने सर्कल किया, हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब क्या बचा अभी पढ़ने को? फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिंजेंट गुड्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। बच्चों बहुत ही सिंपल, यू टेल मी, नाम से ही पता चल रहा है फ्यूचर गुड्स। बच्चों फ्यूचर गुड्स मतलब जब बायर एंड सेलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं कि नहीं, तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द गुड्स वेर नॉट इन एग्जिस्टेंस। जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस वक्त गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं था, बट वो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के बाद बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। कुछ समझा मैंने क्या कहा? बायर एंड सेलर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त दोज गुड्स वेर नॉट इन एग्जिस्टेंस, but those goods will be produced and manufactured afterwards on the basis of contract. बच्चों मुझे ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लो कि मेरी सिस्टर की शादी है, बरोबर है? एंड मेरी सिस्टर की शादी है तो मैं एज अ ब्रदर, बच्चों मैंने मेरी सिस्टर को पूछा कि सिस्टर तुमको क्या चाहिए गिफ्ट मेरी तरफ से? क्या चाहिए बताओ, मैं दे दूंगा गिफ्ट। तो मेरी छोटी बहन ने क्या कहा कि भाई मुझे ना कबर्ड दे दो एक, बट मैं जैसा चाहती हूँ वैसा मुझे कबर्ड, वुडन कबर्ड बना के दे दो। वुडन, हाँ, लकड़े का कबर्ड बना के दे दो, बट मुझे जैसा चाहिए वैसा। आई डोंट वांट रेडीमेड। तो मैंने सिस्टर को बोला कि ठीक है बहन, बता मुझे तेरे को कैसा क्या क्या चाहिए। तो मेरी सिस्टर ने एक डायग्राम ड्रॉ करके दिया कि ऐसा ऐसा मुझे मतलब चाहिए। पूरा अच्छे से डायग्राम सिस्टर ने ड्रॉ कर दिया कि भाई मुझे ऐसा कबर्ड बना के आप दे दो गिफ्ट के तौर पर। मैं मान गया बच्चों। अब बच्चों ऐसा रेडीमेड कबर्ड कहीं मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? चलो, अब सिस्टर को गिफ्ट करना है मुझे 2 महीने बाद शादी में, तो मैं क्या करूंगा अभी ऐसे कबर्ड का?
आपको लगता नहीं किसी फर्नीचर वाले के पास जाकर उसको ऑर्डर दूंगा ये बनाने के लिए? हेलो 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 हेलो। दूंगा कि नहीं ऑर्डर उसको? तो बच्चों मान लो मैंने डिजाइन ले लिया कबर्ड का सिस्टर से, बहन से मैंने ले लिया। एंड बच्चों मान लो तो वो गिरीश है। गिरीश अभी फर्नीचर वाले के पास जा रहा है, जो फर्नीचर रेडीमेड भी बेचता है एंड बच्चों मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, सेल भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। तो मैं फर्नीचर वाले के पास गया एंड मैंने ये डिजाइन बताया उसको। देखो हाँ बच्चों, मैंने डिजाइन दे दी फर्नीचर वाले को, डिजाइन दे दी। मैंने कहा मुझे ऐसा कबर्ड आप 1 महीने के अंदर बना के दे दो, 1.5 महीने के अंदर मुझे गिफ्ट करना है। तो फर्नीचर वाले ने डिजाइन देखा और कहा कि साहब मटेरियल लगेगा इसमें, बरोबर है, प्लस मटेरियल के साथ हमारा लेबर लेबर चार्जेस लगेगा। तो मैंने फर्नीचर वाले को बोला कि मटेरियल के साथ लेबर कितना लगेगा बता टोटल। तो उसने कहा कि साहब टोटल आपको ये कबर्ड हम 40,000 रुपये में बना के दे देंगे। कितना बच्चों? 40,000। तो मैंने कहा डन। एंड बच्चों मैंने उस फर्नीचर वाले को 10,000 रुपया क्या दे दिया? बोलो क्या दे दिया? 10,000। 40,000 का कबर्ड के अगेंस्ट उसको मैंने क्या दे दिया? एडवांस 10,000 का। बच्चों आपको लगता नहीं 40,000 हमने डन कर दिया, 10,000 मैंने एडवांस दे दिया, तो आपको लगता नहीं फर्नीचर वाला एंड मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया कि नहीं हुआ? लेकिन बच्चों इसमें खासियत ये है कि जिस गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या वो गुड्स वहां एग्जिस्टेंस में है अभी? क्या वो गुड्स वहां एग्जिस्टेंस में है घोड़ों के जैसा? नहीं। इसका मतलब क्या? हमारे बीच में फर्नीचर वाला एंड गिरीश के बीच में जिस कबर्ड को लेकर बच्चा एग्रीमेंट हुआ है उसे अभी आप क्या कहोगे कॉन्ट्रैक्ट होते समय? स्पेसिफिक गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, असर्टन गुड्स, अनअसर्टन गुड्स या फ्यूचर गुड्स? क्या है ये? तो बच्चों आपको लगता नहीं हमारे कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी? मेरे एंड फर्नीचर वाले के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा। यस और नो? तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड द वर्ड फ्यूचर गुड्स नाउ एवरीवन। फ्यूचर गुड्स की आइडिया आ गई सबको? आर यू श्योर? फ्यूचर गुड्स। ओके स्टूडेंट, नाउ आगे जरा देखते हैं बच्चों। एक और है, चलो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर गुड्स टेल मी व्हाट इज दैट थर्ड टाइप? वी हैव कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स सही है। तीसरा एंड लास्ट टाइप कॉन्टिजेंट गुड्स। बच्चों वी हैव कंप्लीटेड अवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 2 लेक्चर पहले। एंड आपको याद होगा सबसे लास्ट में मैंने क्या कंप्लीट किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? वाज इट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? वाज इट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? Contract to do or not to do something if some event collateral to it happens or does not happen? याद है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड सो ऑन। तो बच्चों कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसे पता है उसको कॉन्टिजेंट गुड्स समझने में बहुत आसानी होगी। बच्चों कॉन्टिजेंट गुड्स वो गुड्स है विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हेलो हेलो हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है बाबा। क्या बोला मैंने? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो गुड सब्जेक्ट मैटर होगा, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर जो भी गुड्स होगा उस गुड्स को हम कॉन्टिजेंट गुड्स बोलेंगे। उस गुड्स को हम कॉन्टिजेंट गुड्स बोलेंगे।
एंड बच्चों सरप्राइजिंग बात देखो ना, कॉन्टिंजेंट गुड्स एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, पॉसिबल, फ्यूचर भी हो सकता है। आप बोलेंगे क्या बोल दिया सर, सोचो जरा सोचो, सोचो सोचो। मैं आपको एग्जांपल दूं बच्चों अभी, आप मानते हैं कॉन्टिंजेंट गुड्स, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड्स है वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय दोनों पार्टी जिस गुड्स को लेकर एग्रीमेंट करते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, उसको कॉन्टिंजेंट गुड्स कहते हैं। वो कॉन्टिंजेंट गुड्स एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। यस पार्थ, सही बोल रहा हूं मैं? पार्थ सही बोल रहा हूँ? इज इट पॉसिबल कि दोनों हो सकते हैं? अच्छा ठीक है, पार्थ आंसर नहीं दे रहे हैं कुछ, नो प्रॉब्लम। ओके बच्चों जरा देखो, बच्चों याद करो जरा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया भी, जरा इधर ध्यान दो। बच्चों इधर देखो, फार्मर है, मान लो इधर एक फार्मर है, शेतकरी किसान, बरोबर है, एंड यहाँ मान लो एक बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेसमैन है जो फार्मर से गुड्स खरीदता है, फ्रूट्स खरीदता है, वेजिटेबल खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ सेलर का काम फार्मर करेगा एंड बायर का काम बिजनेसमैन करेगा, ठीक है बच्चों। डायग्राम दिख रहा है सबको? अब बच्चों बिजनेसमैन एंड फार्मर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है देखो ना। फार्मर बिजनेसमैन को क्या एग्री करता है कि मैं इस ईयर का, आने वाले ईयर का, आने वाले ईयर का जो भी मेरे फार्मिंग में या फार्म में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ग्रो होंगे उसको मैं तुम्हें सेल करूंगा। मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस ईयर जितना भी होगा मेरे फार्म में, बिजनेसमैन मैं तुम्हें सेल करूंगा इफ बारिश अच्छी हुई तो, इफ मॉनसून प्रॉपर आया तो, अच्छे से आया तो, बारिश अच्छे से हुई तो बच्चों ये इफ वर्ड ऐड कर देने से दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बन गया, यानी फार्मर बिजनेसमैन को गुड्स बेचेगा या नहीं बेचेगा ये किस पर डिपेंड हो गया, कोलैटरल इवेंट पर डिपेंड हो गया। याद आया बच्चों कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड हो गया। एंड बच्चों कोलैटरल इवेंट क्या था इसमें, एनीवन? फार्मर एंड बिजनेसमैन के एग्जांपल में कोलैटरल इवेंट क्या है? मॉनसून का अच्छे से आना नहीं आना। मॉनसून अच्छे से आया तो दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट इन फोर्स, मॉनसून अच्छे से नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट, टाइप करो, तो कॉन्ट्रैक्ट, मैंने एग्जांपल पहले भी लिया था बच्चों, ये ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं। अच्छा चलो मैंने मान लिया कि आपको कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत जबरदस्त समझा है बच्चों, चलो मान लिया मैंने। अब बताओ फार्मर एंड बिजनेसमैन के बीच में अब जिस गुड्स को लेकर एग्रीमेंट हो रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसे आप कौन सा गुड्स बोलेंगे? इज इट एग्जिस्टिंग, इज इट फ्यूचर, इज इट कॉन्टिंजेंट गुड्स? पहला आंसर क्या, नहीं 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 नहीं, पहला आंसर क्या? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर जो भी गुड्स होगा, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर के तौर पे जो भी गुड्स होगा उसे पहला आप नाम दो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पहले मान लिया ये कॉन्टिंजेंट गुड्स है, ये कॉन्टिंजेंट गुड्स है क्योंकि ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, पहले ऐसा माइंड में रखो। अब और दिमाग चलाओ, अब और दिमाग चलाओ, फ्यूचर है कि एग्जिस्टिंग है? कॉन्टिंजेंट गुड्स फाइनलाइज करने के बाद बताओ फ्यूचर गुड्स है कि एग्जिस्टिंग गुड्स है? फ्यूचर गुड्स है या एग्जिस्टिंग गुड्स है? हाँ बच्चों ये फ्यूचर गुड्स हो गया, लेकिन फ्यूचर गुड्स के पहले क्या बोलना पड़ेगा आपको इस एग्जांपल में? फ्यूचर गुड्स के पहले क्या बोलना पड़ेगा?
पहले आपको कॉन्टिंजेंट गुड्स बोलना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। अब समझ में आया? बच्चे की याद करो, मयूर सर वाला एक एग्जाम्पल था, याद आया? पेन वाला एग्जाम्पल, पेन वाला एग्जाम्पल याद है बच्चों? मेरे पास एक पेन है, हिस्टोरिकल पेन है मेरे पास। ओके, एंटीक है, एंटीक पीस जिसको हम बोलते हैं ना। तो बच्चों मैंने मयूर सर को क्या कहा कि ये पेन मैं तुमको बेचने का एग्रीमेंट करता हूँ। ये पेन मैंने शायद मयूर सर का थर्ड पार्टी यूज किया था। मान लो ये मैं राहुल सर लिखता हूँ। मैंने राहुल सर को प्रॉमिस किया है कि सर ये पेन मैं आपको बेचूंगा अगर मयूर सर ने ना बोला तो। याद आया बच्चों? याद आया? तो बताओ गिरीश एंड राहुल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स होगा? पेन खरीदने बेचने का, जब मयूर सर ना बोलेंगे तो मयूर सर का हाँ ना बोलना कोलैटरल इवेंट हो गया कि नहीं? अब बताओ इस पेन को आप क्या बोलेंगे? ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है ना पेन, इसको आप क्या बोलेंगे? तो पहला आंसर आप बोलेंगे सर ये कॉन्टिंजेंट गुड्स है। पहला आंसर हमेशा क्या देंगे? सर ये कॉन्टिंजेंट गुड्स है। एंड अब कॉन्टिंजेंट गुड्स में टाइप बताओ क्या? कॉन्टिंजेंट गुड्स में ये क्या है, एग्जिस्टिंग या फ्यूचर? एग्जिस्टिंग गुड्स हो गया ना बच्चों? तो आपको समझा? अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कॉन्टिंजेंट गुड्स कैन बी एग्जिस्टिंग गुड्स, इट कैन बी फ्यूचर गुड्स। दोनों एग्जांपल ले लिए कि नहीं मैंने आपको समझाने के लिए? बोलो, सबको समझ में आया क्या? बच्चों आप जरा कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए आप में।